Hello guys, good afternoon. So let's start today's session. So अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बारे में पढ़ा था और हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के we talked about the nature of electric field on the axis of a ring separated from its center. अगर आपको याद होगा मैं क्विकली एक बार रिकैप कराता हूँ. सपोज आपके पास एक ऐसा रिंग है and suppose this is the axis and this is the center of the ring. तो सेंटर ऑफ द रिंग से कोई भी x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकालना सीखा था. इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुआ करती थी वो अलोंग द एक्सिस थी विच इज ई पैरेलल, और अगर यहाँ पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है तो वो अवे होती थी. सिमिलरली इस साइड में भी अगर हम देखें दूसरे साइड में तो भी वो इस तरफ होती थी, राइट, इफ यू रिमेम्बर ई पैरेलल की डायरेक्शन. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये रिंग जो है ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज है तो उस केस में इस साइड और इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो उल्टी होती थी एंड इज समथिंग लाइक दिस. ये ई पैरेलल की डायरेक्शन होती थी, तो रिमेंबर, ठीक है. और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी बताई थी. मैंने आपको इसका ग्राफ का नेचर भी बताया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है. x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होता था, x इक्वल टू 0 पे वो 0 होता था और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 0 होता था. So that is what was the concept that we were dealing with. अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सवाल दिया था and the question was very good और जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास पे डिस्कशन छोड़ा था and I asked you to think about this problem. Let's start with that particular problem. Suppose we are having a ring and suppose this is the axis of the ring और एक्सिस ऑफ द रिंग पे ये जो रिंग है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और एक्सिस ऑफ द रिंग पे मान लो हमने एक मास m और चार्ज q लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. सपोज ये रिंग पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है जिसकी मास m है और चार्ज q है, ठीक है. तो अभी सवाल ये है कि there will be two distances, one will be x1 and the other will be x2, where from the center of the ring where you will see that the ball will be in equilibrium position. अब दो पोजीशन क्यों होते हैं इसका जवाब आपको अगर आप इक्वेशन से समझने जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड द ग्राफ प्रॉपर्ली देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ग्राफ का नेचर ऐसा जाता था जहां पे ये मैक्सिमम आता था कहाँ पे, x इक्वल टू r बाय रूट 2 पे. तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, ये मैक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे के नीचे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो वो बेसिकली इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करता है. दो पॉइंट्स पे कट करने का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये सब बातें फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इट्स अ कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x एट विच देयर विल बी इक्विलिब्रियम. अब सवाल है, सपोज मैंने 1.1 बोला और 1.2 बोला, तो ये 0.1 है और ये 0.2 है. अब सवाल है कि 0.1 से सपोज मैंने 0.1 जो है, मैं इस पे से डायग्राम बनाता हूँ, ये रिंग है और ये इसका लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड सपोज इफ आई टेल यू कि जो गेंद है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1, it is at a distance of x1, suppose 0.1, it is a distance of x1. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. मतलब अगर मैं इस गेंद को यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करूं x से तो क्या गेंद वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी या दूर भाग जाएगी, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है. ऐसे सवाल हम ऑलरेडी बना चुके हैं. सो ध्यान से देखिएगा कैसे करें इस सवाल को. इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इस ग्राफ को देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ठीक है. उस ग्राफ को देखें और 0.1 को देखें. ये देखिए ये 0.1 है. तो 0.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखो, अगर आपने x को
थोड़ा सा डिस्प्लेस ऊपर की तरफ किया, मतलब डिस्टेंस particle from the center of the ring along the axis will increase। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, इस जगह पे अगर गेंद इक्विलिब्रियम में क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, जो चार्ज इसके ऊपर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना? बिकॉज लैम्डा कूलम पर मीटर इस रिंग के ऊपर है, स्प्रेड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 जो है, ठीक है, वो बैलेंस करेगा दैट इनटू चार्ज, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, दैट शुड बैलेंस द वेट। अगर ये बैलेंसिंग हो रही है तभी इक्विलिब्रियम में है। अब आप पॉइंट 1 को देखो ग्राफ में, अगर आपने x1 को थोड़ा सा ऊपर की साइड में, मतलब गेंद को थोड़ा ऊपर की साइड में बढ़ाया, तो आपने x1 की वैल्यू बढ़ाई। x1 की वैल्यू बढ़ाई मतलब अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा सा इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड आने के कारण अगर यहाँ से आप एक लाइन लोगे which is perpendicular to the axis, it will hit the graph at some point which is 1 dash, and if you look at it very closely you will understand this, that this 1 dash will lead to a value of electric field which will be more than the value of electric field at point 1। I hope you understood this। इसका मतलब जब आप उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे ऊपर की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने के कारण E इंटू क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उसका वेट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वेट उतना ही रहेगा। इसका मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ गया एज कम्पेयर टू नीचे की तरफ वाला फोर्स। नीचे की तरफ वाला फोर्स वही रहा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब जब आपने उसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया x से सॉरी ऊपर की तरफ, तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा, वो वहां से दूर भाग जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वो वहां से दूर भाग जाएगा। क्या क्लैरिटी यही है? तो तो पॉइंट 1 फिर कौन सा पॉइंट हुआ? अब सिमिलरली एक पॉइंट और चेक कर लो। सपोज उसे हमने नीचे किया शिफ्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सपोज हमने उसे नीचे शिफ्ट किया x से। अगर हमने उसे नीचे शिफ्ट किया x से, तो बेसिकली अब जो पॉइंट आएगा, क्या वो पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे? ये देखो समवेयर हियर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम वैल्यू थी E की, क्या उससे कम हो जाएगी? वेट उतना ही रहेगा। तो अगर आप स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस करते हो तो वेट उतना ही रहेगा। तो क्या फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो घट गया? वेट उतना ही है। तो क्या जब हम नीचे डिस्प्लेस करेंगे क्या वो नीचे की तरफ और भाग जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन? तो इसीलिए पॉइंट 1 क्या है? पॉइंट 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पॉइंट 1 इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आप सबको समझ में आया है? पॉइंट 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। और जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एसएचएम पॉसिबल नहीं है। आप एसएचएम चैप्टर कर चुके हो। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वहां पे एसएचएम पॉसिबल नहीं है, मतलब वहां से अगर आपने डिस्प्लेस किया तो वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो एसएचएम है ही नहीं। ठीक है, अब सवाल है सेकंड पॉइंट का। ठीक है, तो लॉजिकली देखो, देयर इज वन क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट को देखो, सब लोग सोचो सेकंड पॉइंट के बारे में क्या बता सकते हो। देयर इज वन क्वेश्चन, लेट मी टेक इट। हाँ आदर्श बोलो। सर वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा ना? कौन सा 1? हाँ कैसे? सर, क्योंकि अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ग्राफ को देखो भाई। सर लेकिन अगर फॉर्मूले से जाए तो? फॉर्मूले से कैसे जा रहे हो? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आता था बेटा। तो फॉर्मूला थोड़ा ना जो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर है। रिंग का फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का? लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में करवाया था, देख। हाँ क्लियर है? हाँ हाँ समझ में आई बात? गुड हाँ गुड गुड गुड। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट व्हाट ही आस्क्ड। सब लोग एक बार ध्यान से देखो, प्लीज पुट डाउन योर हैंड, प्लीज पुट इट डाउन। ओके, क्या क्लैरिटी है ये? तो 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो 1 के अबाउट में एसएचएम नहीं हो सकता, क्योंकि एसएचएम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट में होता है। अब सवाल है पॉइंट 2 के बारे में सोचेंगे। अगर हम पॉइंट 2 को देखें तो पॉइंट 2 को सिमिलरली एनालाइज करके देखो, तुम्हें दिखना चाहिए कि पॉइंट 2 इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम्हें ये दिखना चाहिए, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? इसका मतलब पॉइंट 2 के अबाउट में एसएचएम होना पॉसिबल है, क्योंकि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसी के अबाउट में एसएचएम होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो पॉइंट 2 के अबाउट में एसएचएम होना पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ में आई है?
तो ये जो सवाल है, इस सवाल के बहुत से पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कितने इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो बच्चे को वही क्लैरिटी आनी चाहिए कि ऊपर की तरफ 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और नीचे की तरफ 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ऊपर की तरफ मतलब रिंग के ऊपर साइड में 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन और नीचे साइड में 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो टोटल 4 इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब सवाल है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच में क्या मैक्सिमम फोर्स बॉडी के ऊपर लग सकता है, मतलब चार्ज m के ऊपर लग सकता है, सॉरी मास m चार्ज q के ऊपर लग सकता है। हाँ, क्योंकि स्टेबल, क्योंकि ये 1 और 2 पॉइंट के बीच में आप देख रहे हो ई मैक्स की वैल्यू आ रही है, तो ई मैक्स की वैल्यू आ रही है मतलब मैक्सिमम फोर्स इन दोनों के बीच में ही लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम निकाल लिया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम निकाल लिया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। क्या मेरी बात समझ में आई है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। तो अब जो नेक्स्ट सवाल है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालें। ठीक है, लेट्स सी दैट कैसे निकालें। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा इसे। ये देखिए, न्यू व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपका रिंग है, दिस इज योर रिंग एंड सपोज दिस इज द एक्सिस, दिस इज द रिंग एंड दिस इज द एक्सिस। तो आपको एक्सिस भी पता चल गया। अब मान लीजिए आपकी ये जो दूरी है इक्विलिब्रियम की, ये दूरी आ गई सम डिस्टेंस d। अब आप इसमें से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट x दे रहे हो उसको, तो आपको बताना पड़ेगा कि d दूरी पे सबसे पहला इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या आ जाएगा, k नहीं सॉरी, ठीक है मैं लिख देता हूँ k इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई r। अच्छा मान लो यहाँ पे प्लस q चार्ज है, तो इसको मैं उसके फॉर्मेट में लिख देता हूँ। आपको मैंने लास्ट क्लास में उसका डेरिवेशन कराया था लैम्डा के टर्म्स में। अब लैम्डा की जगह पर मैं प्लस क्यू बोल रहा हूँ, लैम्डा इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू प्लस क्यू। तो के क्यू एक्स, एक्स की जगह पे ये हो जाएगा डी, सॉरी के क्यू डी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू एम जी। ये पहला इक्वेशन आया इक्विलिब्रियम पोजिशन में फोर्स बैलेंसिंग का। अब उसको आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू डी प्लस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स हो गया। दिस फोर्स अगर ऊपर की तरफ, तो आपको पता है कि ये ऊपर की तरफ फोर्स है, तो दिस फोर्स विल बी लेस माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे के क्यू डी प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो डी के सामने एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डी, तो डी प्लस एक्स होल स्क्वायर को आप डी स्क्वायर लिख सकते हो, और ऊपर आ गया के क्यू इंटू डी प्लस एक्स। तो और ये सॉरी एक और क्यू आ जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे चार्ज क्यू है, जो गेंद के ऊपर, गेंद का मास एम था और उसका चार्ज क्यू था। अभी ये जो दूसरा इक्वेशन है, आप सबको एसएचएम सॉल्व करना आता है, तो दूसरे इक्वेशन में आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए या फिर अप्रोक्सीमेशन लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कि के क्यू डी प्लस एक्स क्यू, ये सेकंड इक्वेशन है, ये मॉडिफाई करने के बाद आप अगर x को वेरी वेरी स्मॉल मानो एज कम्पेयर टू d, सपोज इफ आई से x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू d, अगर ये कंडीशन मानते हो तो ये आ जाएगा के क्यू डी प्लस एक्स, ठीक है, इनटू क्यू, ऊपर वाला पार्ट नहीं कटेगा, d is x is very small as compared to d plus x will not be negligible but d plus x का होल स्क्वायर will be almost equal to d स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, दिस माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब आप क्या करो, पहले वाले इक्वेशन से के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर 3/2 को एम जी ले लो। तो अगर आप एम जी ले लोगे तो ये एम जी और ये एम जी कट जाएगा, तो आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा फाइनली वो बचेगा के क्यू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये स्केलर फॉर्म में, मैंने बोला था कि वेक्टर फॉर्म में माइनस आता है, स्केलर फॉर्म में आप माइनस हटा दो तो आपको दिखेगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आपको दिख रहा है, और यहाँ से आपको आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, तो जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा
वही क्या ओमेगा स्क्वायर होगा, तो उससे ओमेगा की वैल्यू आप ला सकते हो। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो मैंने एक सवाल कराया है अभी आपको, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, 6-7 पार्ट्स हैं, तो मैंने सबको एक साथ करा दिया है, दैट्स व्हाई इट इज साउंडिंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। बट इसको पूरा सॉल्व करने नहीं आएगा, इसके पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कितने इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगे, मैक्सिमम फोर्स का जो पोजीशन होगा क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के बियॉन्ड होगा या उनके बीच में होगा, या जो लोअर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा उसके नीचे होगा, किधर होगा, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो ये आपके रिंग के सवाल बने। अभी देखो इसमें और कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, इसमें रिंग के कुछ अच्छे सवाल और जो बन सकते हैं, as we are discussing, let's discuss them out। ये देखो, मान लो एक रिंग बनाया गया ऐसा, ठीक है, और एक रिंग बनाया गया ऐसा, ठीक है, और ये मेरा एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये येलो कलर वाले रिंग में आपकी जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू, और रेड कलर वाले में जो है वो है माइनस क्यू। जो बड़ा रेडियस है, लेट अस से इट इज इक्वल टू 2r, और जो छोटा रेडियस है लेट अस से इट इज इक्वल टू r। ये कंडीशन मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको बोलना है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at a distance of d from the center of both these concentric rings। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपको दिखेगा कि ये प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी गिवन बाय KQX by under root of r square plus d square पावर q, ठीक है, ये आएगा। और जो रेड कलर की रिंग है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी एंड दैट विल बी KQX अपॉन r स्क्वायर, एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दी, ये 4r स्क्वायर होगा क्योंकि वो 2r है ना, 4r स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जगह पे वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। आई होप यू गॉट दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसमें थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल बेसिकली और कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिकली देखो, अब आपसे एक और, हाँ, एक और वैरायटी ऑफ सवाल कैसे हो सकता है देखते हैं उसे भी। मान लीजिए एक रिंग ऐसा है, सब लोग देखें, सब लोग ध्यान से देखें, एक रिंग ऐसा है और दूसरा रिंग ऐसा है, ठीक है। एक में मान लो आप प्लस क्यू और दूसरे में मान लो आप माइनस क्यू, और ये जो है ये इनका एक्सिस है। तो इनके बीच में अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट सी, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी? तो अलग अलग डिस्टेंसेस होंगे, तो डिस्टेंसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉइंट ए पे ये दोनों रिंग की रेडियस आप मान लो r है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है सपोज इट इज x मान लेते हैं। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी येलो के कारण, क्या वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी होगी? k इंटू क्यू इंटू डी, डी डिस्टेंस पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरफ। और प्लस क्यू का कितना आ जाएगा? प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस तरफ आएगी एंड इट विल बी के क्यू डी अगेन बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या मेरी बात समझ में आई? दोनों इस तरफ जुड़ेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी पे क्या होगा? पॉइंट बी पे प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये डिस्टेंसेस आपको प्रोवाइडेड रहेगी।
और माइनस क्यू के लिए, माइनस क्यू के लिए क्या होगा, माइनस क्यू के लिए वो इस तरफ होगा, तो आपको नेट निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो जो मतलब एक्सेस में अगर रखा जाए। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इस साइड आएगी, और प्लस क्यू के कारण जो आएगी वो इस साइड आएगी। तो आपको दिखेगा अलग अलग पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिंग के कारण वेरी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप चाहो तो इसमें इसमें रिंग्स की साइज अलग कर लो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली कैसे लिखें, हाउ टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियली। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक मास्टर चार्ज है, सपोज दिस इज द मास्टर चार्ज, मुझे एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मास्टर चार्ज के कारण। तो जिस जगह पे, ये मान लो मैं लिखता हूँ जगह, ठीक है, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे आपका वेक्टर का हेड होगा और उसका टेल होगा मास्टर चार्ज पे। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जो वेक्टोरियली आप लिखोगे, इट विल बी, मान लो ये है के क्यू, तो इट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मान लो ये आर वेक्टर है, इंटू आर कैप। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? बिकॉज जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे पता है कि मुझे वहां पे +1 कूलम चार्ज रखना है, तो के क्यू इंटू +1 बाय आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन होगी आर कैप की तरफ। सो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस, you know that r cap will be equal to r vector upon r. So if you want to manipulate this and simplify this, you can write electric field also in this particular form. Do not get confused when you look at it in different textbooks or in examination in this particular format. Do not get confused. So it will be kq by r cube into r cap. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, r cap नहीं, r vector, सॉरी गलती हो जाती है। क्या क्लैरिटी है ये? तो इस फॉर्मेट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे मिलेगी। ये वेक्टोरियल फॉर्मेट है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसके बहुत से एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज इफ आई टेल यू, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये मान लो मेरा वाई एक्सिस है, और ये मान लो मेरा जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, and I am asked to find out the value of electric field. Suppose this is the origin. I am asked to find out the value of electric field at, suppose at a distance of d along the x-axis. मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? और ये एक क्वाड्रेंट ऑफ द रिंग है। दिस इज द क्वाड्रेंट, क्वार्टर ऑफ अ रिंग या क्वाड्रेंट ऑफ अ रिंग है ये, ठीक है? दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। एंड सपोज वी से दैट इसमें आपको यू नो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी आई की पोजीशन यहाँ रखूँ, ठीक है, आई एम लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की तरफ से मैं अगर देख रहा हूँ, क्या मैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ये आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि प्लीज एंश्योर कि आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे z एक्सिस नजर आएगा, यहाँ पे y एक्सिस नजर आएगा, और ये मेरा क्वाड्रेंट वाला रिंग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वाड्रेंट दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मोमेंट। क्या क्लैरिटी है ये?
ऐसा दिखेगा मुझे, ठीक है, ये दिखा आपको। अब आपको बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है वो निकालनी है कहाँ पे, वो इस पॉइंट पे निकालनी है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालें, हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, आप कर सकते हो। आप क्या करो, थीटा पे जाके आप एक छोटा सा एलिमेंट लो, कितने एंगल का, डी थीटा एंगल का। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, डी थीटा का एंगल लो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट की में कितना चार्ज होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी रेडियस आर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, आर डी थीटा इसकी लेंथ हो जाएगी, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू आर डी थीटा इंटू लैम्डा, इट विल बी आर डी थीटा इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो छोटी सी चार्ज डी क्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये एलिमेंट कहीं पे यहाँ पे है, अगर मैं ये वाला व्यू देख रहा हूँ तो इसको मैं दो डिफरेंट व्यू में दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट से मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहाँ पे, आई हैव टू फाइंड इट आउट हियर समवेयर, राइट, यहाँ पे मुझे निकालनी है। सॉरी, हाँ, तो ये आई यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पे, ठीक है। तो ये आप इस व्यू को देखें तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली अगर मैं वाईजेड प्लेन में देखूं तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट आएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आएंगे जो मैंने एलिमेंट लिया है, एक आएगा वाई कोऑर्डिनेट और एक आएगा जेड कोऑर्डिनेट। तो इसका इसका जेड कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, इट विल बी आर साइन थीटा, और अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट देखें इट विल बी आर कॉस थीटा, ठीक है, इट विल बी आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वाई जेड, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में रखें, 0, कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट इज आर कॉस थीटा and z coordinate is r sin theta. I hope you understood this. And z coordinate is r sin theta. क्या मेरी बात समझ में आई है? So this is your 3D coordinate of this point element, और जो एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया जिसके अंदर चार्ज dq था। अभी इस पॉइंट का जो x एक्सिस में, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट है d, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, z एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन। तो वेक्टर फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटे से एलिमेंट का, वो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, इट विल बी k इंटू क्यू, क्यू कितना है, डी क्यू, विच इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, k लैम्डा आर डी थीटा, और यहाँ पे +1 चार्ज है, इंटू आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मॉड्यूलस का होल क्यूब। तो आर वेक्टर का मॉड्यूलस का होल क्यूब, तो आर वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ आर वेक्टर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ये वेक्टर जो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर, यहाँ पे आपका वेक्टर का नॉलेज आएगा काम यार, मैं यहाँ पे बनाना नहीं चाहता, थोड़ा सा किसबीज हो जाएगा, बट मैं बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। देख, एक वेक्टर है ये वाला, दूसरा वेक्टर है ये वाला, और तीसरा वेक्टर है ये वाला। आपको दिख रहा है, ये 3D प्लेन में आपको दिखेगा एक वेक्टर, वेक्टर ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो क्या आप लिख सकते हो कि आर वेक्टर प्लस ये ब्लू कलर वाला वेक्टर, दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, जो भी आप लिख रहे हो। तो उससे आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर विल बी दिस, जो या ये वाला जो वेक्टर है नीचे वाला जो डी लेंथ के अलोंग जो वेक्टर है, दैट माइनस जो ब्लू कलर के एरो के अलोंग जो वेक्टर लेंथ है, वेक्टर है, ठीक है। तो आर वेक्टर विल बी, क्या लिखे हम लोग, विल इट बी इक्वल टू डी आई कैप
माइनस आर कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप। क्या ये आपको समझ में आया है? अपॉन अपॉन आर वेक्टर का मॉड्यूलस का होल क्यूब। तो आर वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा, वो जिसकी लंबाई होगी वो होगी डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर स्क्वायर, पूरा एक साथ लिख दे रहा हूं, टू द पावर 3/2। क्या चमका है? ये आपका डी वेक्टर आया। तो ये अगर आपका डी वेक्टर आया, तो अभी आपको एक बात समझनी है कि डी वेक्टर ये आ गया, तो डी वेक्टर ये आ गया, तो अभी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे मिलेगी, कौन से पॉइंट पे? ये अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लो ये पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं पॉइंट पी, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यहाँ पे दिख रहा है तीन कंपोनेंट है, एक अलोंग आई कैप, एक अलोंग जे कैप और एक अलोंग के कैप। क्या क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई? तो आई कैप के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के लैम्डा आर डी, के लैम्डा आर बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, के लैम्डा आर डी बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेकर पाई/2 तक। सिमिलरली आप जे कैप और के कैप की तरफ का भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आएगी, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अगर आप 3D में देखोगे वो नीचे की तरफ जा रहा है अलोंग द येलो एरो। तो उसके जो कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस की तरफ प्लस एक्सिस की तरफ, और दूसरा आएगा नीचे वाई भी नीचे की तरफ आएगा माइनस वाई, और जेड भी नीचे की तरफ आएगा माइनस जेड, मतलब जेड के अपोजिट साइड की तरफ आएगा, प्लस जेड के अपोजिट साइड की तरफ आएगा। इसीलिए आपको देखो यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये सब मिल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्या क्लैरिटी है? इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इसको फाइनल आंसर तक लाने की कोशिश करना। इट्स अ गुड प्रॉब्लम एंड इट वुड हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या क्लैरिटी है ये? क्या सबको समझ आई है? क्या क्लियर है? गुड। बहुत से लोग सन्नाटे में है भाई। क्या क्लियर है सबको? बोलिए भाई साहब, क्लियर है? क्लियर है? ओके, गुड गुड गुड। आई होप यू गॉट दिस। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं रिंग के रिलेटेड, राइट? एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कि क्या होगा क्या नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है? अच्छा, तो ये रिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है? अब देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपके सामने बनाता हूँ। देखो लास्ट क्लास में आपको याद है हमारे डाउट सेशन में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल था। उसी सवाल के ऊपर हम यहाँ पे भी सवाल बना सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये देखो, याद है ऐसा एक सवाल आया था लास्ट डिस्कशन क्लास में जो हमने सैटरडे को लिया था? अरे याद है, ऐसा हमने एक सवाल बनाया था, याद है? जो फाइनली हमारा आंसर आ गया था, हमने लॉजिकली कैसे सॉल्व किया था, याद है? हाफ हाफ पोर्शन को ये करते हुए, राइट? रिमेम्बर? गुड। सो मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ये जो रिंग है, इस रिंग में लैम्डा कूलम पर मीटर है और नीचे वाला रिंग में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और ये वाले रॉड पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है और ये वाले रॉड पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। आपको इन दोनों के सेंटर, मतलब इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकाल सकते हो क्या? तो देखो यहाँ पे आपको ये रिंग और ये नीचे वाली रिंग ही लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा नहीं ले सकते, बिकॉज वो जस्ट उसके एक्सिस पे ही आ गई पॉइंट, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? क्या क्लियर है ये? दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द मेथड। तो आपको यहाँ पे बड़े वाले रिंग के कारण और छोटे वाले रिंग के कारण निकालना पड़ेगा। तो बड़े वाले रिंग के कारण और छोटे वाले रिंग के कारण अगर आप निकालोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमने लैम्डा कूलम और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर का हाफ रिंग का क्या आएगा,
हम लोगों ने वो फार्मूला निकाला था, शायद हमने नहीं निकाला था, एक बार निकाल लेते हैं, आओ देखते हैं, इसको फिर सॉल्व करेंगे। इसको नोट रखना, मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि कैसे हाफ रिंग का या किसी का भी निकाल सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं? आपको आ गया क्या? क्या आपको समझ में आया है? ओके, लेट मी हेल्प यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी हेल्प यू। ये देख, मान ले ये क्वाड्रेंट, और इस पे मान ले प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज मेरे को ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज रखूंगा। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, हमने क्या सीखा है? क्या यहाँ से थीटा दूरी पे एक छोटा सा स्ट्रिप लूंगा, कितने एंगल का? डी थीटा का। तो अगर ऐसा लेता हूं मैं, तो क्या ये जो पोर्शन है, क्या ये पोर्शन की जो लेंथ आएगी, विल इट बी इक्वल टू आर डी थीटा? अगर हम रेडियस कितना मान लें, आर मान लें, इट इज आर डी थीटा, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, क्या वो चार्ज हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा? सब लोग बोलेंगे। तो अगर डी क्यू आ गया, तो क्या इस डी क्यू चार्ज के कारण इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, विल इट बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन? एंड ये जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी आएगा, वो कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा इंटू 1/r²। क्या मैं सही हूँ? अब ये जो डी है, क्या तुम्हें लगता है ये डी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, या इसके कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन करने पड़ेगी? यार तुम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो भाई, मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या समझ में आई है बात? तो डी को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो इसके कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन करोगे? डायरेक्ट इंटीग्रेशन या कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन? गुड, चलो कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन खुद से करो, पैरेलली अपने कॉपी में करो, पैरेलली करो अपने कॉपी में, मेरे यहाँ पे वर्किंग मत देखो। तो इस डी के मैंने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक कंपोनेंट इस तरफ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दिस वन विल आल्सो बी थीटा। एक कंपोनेंट इस तरफ व्हिच विल बी कॉल्ड एज डी sin थीटा, और एक कंपोनेंट अलोंग दिस साइड एंड दिस विल बी डी cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो ये जो इसको मैं बोलता हूँ डी पैरेलल, और इसको बोलता हूँ डी परपेंडिकुलर। तो जो डी पैरेलल है, डी पैरेलल कितना हो जाएगा? डी पैरेलल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, डी इज के लैम्डा r/r², दैट इज के लैम्डा बाय r into cos theta d theta. It will be k lambda by r, integration total will be k lambda by r cos theta d theta, cos theta d theta, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। सही कर रहा हूँ ना मैं? सब लोग सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बोलो। विल इट बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विल इट बी इक्वल टू k lambda upon r, cos theta का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा, तो sin π/2 - 0 इज इट k lambda by r, किधर? इस तरफ। तो ये वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है k lambda by r, किस तरफ? इस तरफ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ d sin थीटा लेंगे, तो d sin थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे तो कितना आ जाएगा? d पैरेलल, और ये इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? k lambda by r sin थीटा d थीटा, sin थीटा विल बी माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/2 माइनस ऑफ माइनस cos 0, क्या ये भी k लैम्डा बाय r होगा? तो d sin थीटा की जो वैल्यू आएगी, क्या वो भी k लैम्डा बाय r आएगी? सही कर रहा हूँ ना मैं? इज इट राइट? तो k लैम्डा बाय r दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हुए, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। अब जैसे कि अगर ये आपको समझ में आ गया k लैम्डा बाय r, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, देखो सब कुछ वेक्टर का खेला है, मैं तुमको पहले ही बता चुका था, पूरा मैकेनिक्स तुमको याद आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स है, वो आई k लैम्डा बाय r, दैट इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r, और एक फोर्स आई इस तरफ एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू k लैम्डा बाय r, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू k लैम्डा बाय r। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कुछ होगा? and it is equal to k lambda by r का whole square plus k lambda by r square, is it k lambda by r √2 k lambda by r at an angle of 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल
ध्यान से देखो इधर, डरना नहीं, बिल्कुल होनहार लड़कों, डरना नहीं, ध्यान से सुनना। इधर इधर देखो, ये देख, सपोज मैंने ये 3/4 ऑफ अ क्वाड्रेंट दिया, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? लॉजिकली बता, सिमेट्री यूज करके बता, जो सिमेट्री मैंने सिखाया तुमको। क्या दिमाग लगाता है? सॉल्व करने से पहले दिमाग लगा जाता है क्या? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे को कट कर देंगे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को, तो सिर्फ क्या ये वाला पोर्शन बचेगा? और ये वाला पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इस तरफ आएगा नेट? अब भी हमने देखा 45 डिग्री पे, यस और नो बोल। और इसकी वैल्यू कितनी? के लैम्डा बाय आर √2। चमका क्या? कितने एंगल पे? π/4 पे। क्या बात समझ में आई है? बोलिए भाई साहब, बोलिए। गुड गुड। अब मेरी बात सुने ध्यान से। इस सवाल को सॉल्व करने का एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, आप ना इस सर्कल को कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, ये सर्कल को कंप्लीट कर लीजिए, बट बिकॉज ये गायब था तो आप इसमें एक और क्वाड्रेंट डाल दीजिए ब्लू कलर का। तो यहां से गायब करने के लिए इस ब्लैक पे, वेरी गुड, इस ब्लैक पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज होगा, और ये जो ब्लू वाला है उस पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज होगा। तभी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट गायब होगा। प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर कैंसल्ड, कुछ भी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिकली। क्या बात समझ में आई है? अब इस सर्कल के कारण, जो ब्लैक कलर का सर्कल है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस ब्लू वाले के कारण होगी, और उस ब्लू वाले में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आएगी, टुवर्ड्स द ब्लू क्वाड्रेंट एंड एट के लैम्डा बाय आर √2? क्या चमका है ये? बोलिए भाई साहब, क्या क्लियर है? अब आप देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। मैं आपको भी उसी सवाल पे ले जाना चाहूंगा जहां पे मैंने आपको इनिशियली बताया था। अभी देखिए, इधर देखो, इस पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। अब इस सिचुएशन के लिए आपको प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर के कारण जो नेट चार्ज आएगी, आपको पता है, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। और ये वाला चार्ज कितना आएगा? ये देखो, ये वाला चार्ज आएगा, आपको पता है कि यहाँ पे एक वैल्यू आती है, देख देख, ये इस साइड वाले लैम्डा कूलम पर मीटर के लिए, इस साइड वाले के लिए इधर आएगा। मैं एक ही करके दिखाऊंगा, बाकी तुम्हें करना है। क्या ये आएगा के लैम्डा बाय आर, और ये नीचे वाला आएगा के लैम्डा बाय आर। चमका क्या? अब इस साइड वाले के लिए, इस साइड को मैं येलो से दिखाता हूँ, इसके लिए इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, और नीचे आएगा के लैम्डा बाय आर। क्या बात समझ में आई है? तो तुम अगर देखोगे ये के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा कट गया, तो नीचे की तरफ नेट आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है। और अभी ये नीचे वाला जो है, जो माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, उसके कारण ये आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। ये एक्चुअली के लैम्डा बाय आर, ये बाहर वाला 2r रेडियस ले लो, सॉरी, ये बाहर वाला का 2r रेडियस ले लो और छोटे वाले का रेडियस r लो। तो ये के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा बाय आर की जगह पे 2r हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बड़े वाले के कारण इस साइड में आ जाएगा के लैम्डा बाय 2r प्लस के लैम्डा बाय 2r। क्या के लैम्डा बाय आर आएगा? बड़े वाले के कारण, ऊपर वाले रिंग के कारण। और नीचे वाले के कारण फिर से यहाँ पे जुड़ेगा नीचे, विच इज के लैम्डा बाय 2r एंड के लैम्डा बाय 2r, दैट इज के लैम्डा बाय 2r नहीं, कितना कितना आएगा ये? सही किया क्या मैंने? हाँ, के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा बाय आर, दैट इज 2 के लैम्डा बाय आर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2 के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा बाय आर, दैट इज 3 के लैम्डा बाय आर विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैंने सही किया है? क्या कैलकुलेशन सही है? सब लोग एक बार देख लो यार, क्लियर है क्या? मैंने बड़े वाले क्वाड्रेंट बोला, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस 2r माना है, और छोटे वाले का मैंने माना है कितना माना है, पता नहीं कितना माना है, आर माना है, हाँ आर माना है। क्या क्लैरिटी है ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आइए चलिए। तो ये हमने अभी
कुछ अच्छे सवाल बनाए हैं किसके, रिंग के, ठीक है। अभी रिंग के ऊपर, रिंग और इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, रिंग और रॉड के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको एक सवाल कराया था उसके ऊपर, राइट। तो वो सवाल मैंने पहले ही करा दिया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं बातचीत अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। क्या क्लियर है? अच्छा, अभी आप लॉजिकली सोचो, क्या आपके रिंग्स ऐसे भी रखे जा सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है ये रिंग कैसे हैं? These rings are in two different planes. एक है XY प्लेन पे और एक है XZ प्लेन पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ है ये, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो भाई, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगी, वो परपेंडिकुलर कारण भी और इसके कारण भी, ठीक है। अब हाँ, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको करना आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? सो ऐसे सवाल आपसे ना, पीपल कैन आस्क यू दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सेंटर पे क्या होगा एंड ऑल दैट। अब ये कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर मैं सेंटर पे ना लेके कोई और पॉइंट पे लूं तो और पॉइंट पे लोगे तो दिस विल बी वेरी चैलेंजिंग, इट विल बी मैथमेटिकली वेरी चैलेंजिंग, और वो बेसिकली आपको फिजिक्स के सवाल में नहीं आएगा। फिजिक्स के सवाल में वही आएगा जो आप सिंपली कर पाओगे, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो आपको सेंटर में ही पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं, अदरवाइज वो मैथमेटिकली काफी चैलेंजिंग होगा। क्योंकि आप जब एक रिंग लेते हो ना, आप रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हो, बट अगर हमें आपसे पूछूं कि ये वाले लेंथ के अलॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, कोई भी सिमेट्री वहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं गॉसेस लॉ। तो वो अभी आपने सीखा नहीं है, तो थोड़ा सा आप वेट करें, उसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, तो अब हमने इस वैरायटी के क्वेश्चन देखे, यू नो कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिस्क का। लेट्स टॉक अबाउट डिस्क। डिस्क के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो डिस्क के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अगर हमें निकालना है, तो बेसिकली अगर हम एक डिस्क देखें, तो डिस्क में सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिस्क का ये जो पूरा जोन है, ये पूरे जोन में मैटर रहता है और वहां पे चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो डिस्क के लिए अगर मैं लैम्डा सिग्मा रो तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं, तो डिस्क के लिए क्या आएगा? डिस्क के लिए सिग्मा आएगा। सिग्मा आप डिफाइन करोगे, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा विल बी टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ दिस डिस्क। सपोज मैं इस डिस्क का रेडियस जो है ये r मानता हूँ, तो इट विल बी q बाई पाई r स्क्वायर। This is your sigma. I hope you understood this. This is your sigma, which is equal to q by pi r square. तो अब सवाल ये है कि सपोज आपके पास एक डिस्क है और मैं ये वाला पर्टिकुलर व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्क है और इस डिस्क के एक्सिस पे at a distance x suppose you need to find the electric field. तो कैसे निकालोगे इसको? सॉल्व करने का तरीका, आप डिस्क से x दूरी पे जाके एक छोटा सा रिंग का एलिमेंट लोगे, ठीक है, x पे जाके, फिर x और x प्लस डी पे जाके, तो आप जो रिंग लोगे वो रिंग कुछ ऐसा होगा। अगर मैं उसका डायग्राम साइड में बना दूं स्मार्ट रिकग्निशन की मदद से, तो ये कुछ ऐसा होगा। देख ध्यान से, ये लिया तूने, अभी तूने क्या किया, ये देख, ये जो छोटा सा एक एलिमेंट लिया ना तूने यहाँ पे, ये देख, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक्स रेडियस पे है और दूसरा एक्स प्लस डी एक्स रेडियस का एक आपने सर्कल माना, ठीक है। तो आप इस छोटे से सेगमेंट में, इस छोटे से सेगमेंट में जो डी क्यू होगी वो निकालनी है। ये डी क्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे? तुम करोगे क्या कि एक्स दूरी पे डी एक्स लिया था ना, तो ये डी क्यू आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा। सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपको यहाँ का चार्ज मिला। अब आपको क्या करना है कि इसके कारण आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी D, because of this dq total amount of charge there, and you know that this D is given by
दिस d is given by k into q. q अब क्या आ जाएगा dq, which is 2 pi x dx into sigma kq into +1 अपॉन क्या ये हो जाएगा, ये x नहीं लेना चाहिए मेरे को, समझ में आया? यहाँ पे भी मैंने x ले लिया और यहाँ पे भी x ले लिया, तो गड़बड़ कर दी ना थोड़ी सी। तो इसको क्या करूं, इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं y कर देता हूँ यार, है ना, या d कर देता हूँ, टू बी ऑन द सेफर साइड d चलेगा। तो d इक्वल टू k इंटू 2 पाई x dx इंटू सिग्मा अपॉन क्या आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या बात समझ में आई है? क्या ये क्लैरिटी है? सो k इंटू 2 पाई x dx इंटू सिग्मा बाय x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू दी पावर 3/2, दिस इज द d। अब सवाल है, जैसे जैसे मैं अलग अलग एलिमेंट लूंगा वैसे वैसे, सपोज मैंने एलिमेंट को एकदम साइड में शिफ्ट कर दिया, एकदम एकदम एज में, एज ऑफ दिस डिस्क, तो उस केस में जो d की वैल्यू आएगी वो अलग हो जाएगी, अलग एंगल पे आएगी। इसका मतलब मुझे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या d का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर इसके कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, राइट, वेरी गुड। तो डी का जो है, मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो डी को एक डी कॉस थीटा आएगा और एक डी साइन थीटा आएगा। तो आप डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा दो कंपोनेंट्स आप लोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे सेपरेटली, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे एक बात और देखनी है कि आपके यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए हैं। मैं करूंगा नहीं, आपको करना है, ये बताओ, एक्स है और एक थीटा है, और आपको मुझे बताना है कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। देयर आर टू वेरिएबल्स यार, एक्स एंड थीटा, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हमें इन दोनों वेरिएबल को लिंक करने की जरूरत है ताकि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख सके। तो क्या लिख सकते हैं, क्या tan थीटा, ध्यान से देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको करना आना चाहिए। tan थीटा विल इट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है x/d, तो tan थीटा इक्वल टू x/d है, तो x इज इक्वल टू d tan थीटा लिख सकते हो। तो जो dx है, आप चाहो तो dx को d sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दो, ठीक है, या फिर थीटा को, मतलब जो आपकी cos थीटा और sin थीटा आ रही है, उनको आप x के टर्म्स में बदल दो, आप जैसा चाहो, ठीक है, आप जैसा चाहो। तो थीटा की वैल्यू अगर तुम वेरी कराओगे तो वो आएगी 0 से लेके जो भी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस r/d, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेके tan इनवर्स r/d तक आएगी, या फिर अगर x ले लो तो x की वैल्यू 0 से लेके r तक आएगी। तो इसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, किसको, ये d जो आपने निकाला, ये d को मत करना, पहले d cos थीटा और d sin थीटा निकाल लेना, फिर d cos थीटा d sin थीटा में आप x और थीटा दोनों ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में आपको इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ऐसा काम हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं ऑलरेडी वायर के केस में, तो वही काम फिर से करना है आपको। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या आपको समझ में आई है बात? क्या आपको समझ में आई है बात? तो ये रिजल्ट आप एक बार खुद से डिराइव करोगे कि ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट कितना अपने को मिलता है, ठीक है, एक बार ट्राई करना ताकि हम इसे डिस्कस कर सके नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, एंड आई वांट यू ऑल टू रिकॉल दैट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला अगर भूल जाओगे तो गड़बड़ वाली बात है। क्या मेरी बात समझ आई है? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? सब लोगों ने करना, इसे सॉल्व करना शुरू किया है क्या? या कोई भी ऐसा होनहार है जिसने अभी इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है? तो d के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आ जाएगा d cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा d sin थीटा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आएगा ना, यार खुद से तो कर लो, एक डेरिवेशन तो खुद से कर लो। ये देख, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d cos थीटा, क्या चमका है, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा d sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो d cos थीटा और d cos थीटा और d sin थीटा आएगा इस तरीके से कोई x दूरी में। अब तुम लॉजिकली अगर सच सोचोगे ना, तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि जो ये जो d sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ये कट जाएगा, फॉर x दूरी वाला जो रिंग है उसके कारण पूरा कट जाएगा। वैसे कोई भी रिंग लो तो जो d sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आएगा तुम्हारे लिए d cos थीटा। मतलब इस डिस्क में भी जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो अगर प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, और अगर माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो टुवर्ड द सेंटर होगी। क्या कोई निकाल पाया आंसर?
क्या कोई निकाल पाया आंसर? एक बार ट्राई करना यार, एक बार सिंसियरली ट्राई करना इसको, ठीक है? एक बार सिंसियरली ट्राई करना इसको। क्या आपको ये बात समझ में आई कि डी साइन थीटा कट जाएगा एवरीवन? क्योंकि ये एक रिंग है, रिंग के कारण, हर एक रिंग के कारण सिर्फ डी कॉस थीटा ही होता है ना, डी साइन थीटा तो कट जाता है ना रिंग के कारण। रिंग का तो अलोंग द एक्सिस ही होता है ना, परपेंडिकुलर तो एक्सिस होता नहीं है अगर मैं कंप्लीट रिंग मानूं तो एक्चुअली मुझे डी कॉस थीटा ही देखना चाहिए। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। के एक काम करते हैं, 2 पाई के एक्स डी एक्स सिग्मा, इसको याद रखना। चल करते हैं एक बार। ओके, खत्म हो गया मेरे पास व्हाइट बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और क्रिएट करता हूँ। आ जाओ। क्या आया था मुझे एक बार बोलना? डी ई कॉस थीटा मैं ले रहा हूँ, तो डी कॉस थीटा जो आएगा, क्या आया था एक बार बोलना? सब में लिखा हुआ है क्या? डी कॉस थीटा, डी क्या आया था बोलो? के, बोलना प्लीज। के कितना आया था बोलो जल्दी? डी कॉस थीटा, डी क्या आया था बोलो? के इंटू, लिखा है किसी ने? 2 पाई एक्स डी एक्स, ओके, के इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। इज इट राइट? इज इट राइट एवरीवन? वेरी गुड। और इसके साथ मैं cos थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि cos थीटा को मैं क्या लिखूं? ये देख, ये ट्रायंगल बना रहा हूं तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये थीटा है, ये x है और ये d है। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई के सिग्मा x dx। ध्यान से देखना, मैं कुछ गड़बड़ ना करूं यार। x dx 2 पाई के सिग्मा x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 2। cos थीटा आ जाएगा d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है? cos theta will be d upon x square by d square to the power half, तो it will be x square plus d square का whole square finally बचेगा। am I right? am I right? which is equal to 2 pi k sigma d into x dx by x square plus d square to the power 2। क्या सही है ये? everyone please बोलो भाई। यस, x की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R तक, बिकॉज रेडियस ऑफ द रिंग जो थी वो कैपिटल R थी, तो हम x की वैल्यू 0 से लेके R तक वेरी कराएंगे। सिंपल इंटीग्रेशन है भाई, इतना करना पड़ेगा भाई, नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है? ये 2 को अंदर ले जा, यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, कि एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को तू मान ले टी स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को टी स्क्वायर मानेगा तो तू देखेगा कि 2x dx विल बी इक्वल टू 2t dt। क्या चमका है? जिससे तेरे को समझ में आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, तो 2x dx की जगह पे 2t dt डाल दे तो ये आ जाएगा पाई के सिग्मा d 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो इंटीग्रेशन कर 2t dt बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज योर t स्क्वायर, तो दिस इज t टू द पावर 4। अब हम करेंगे इसके लिमिट्स को चेंज, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी d, और जब x की वैल्यू r रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इसके लिमिट्स आ जाएंगे फाइनल। तो एक बार इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? 2 पाई के सिग्मा d बाहर निकाल लो, t बाई t4, तो ये आ जाएगा dt बाई t क्यूब, दैट इज t टू द पावर -3। तो ये सॉल्व क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुझे याद दिला देना।
2 पाई के सिग्मा डी इंटीग्रेशन कितना था, एक सेकंड होल्ड कर यार, भूल गया मैं। 2 पाई के सिग्मा डी होल्ड करना, 2 को बाहर निकाला, 2 पाई के सिग्मा डी टी बाई टी फोर इंटू डी टी इंटीग्रेशन, टी बाई टी फोर मतलब डी टी टू पावर माइनस 3 डी टी आएगा। चलो कर लेते हैं, टी टू द पावर माइनस 3 डी टी, और लिमिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट्स कितना था देख लेते हैं एक बार। लिमिट्स था 0 से लेके, सॉरी हाँ, डी से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके ओके, आ जाइए लिख देते हैं, डी से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई के सिग्मा डी, सब लोग प्लीज सॉल्व करें इंडिविजुअली। टी टू पावर माइनस 3 प्लस 1 दैट इज टी टू पावर माइनस 2 बाई माइनस 2, तो माइनस 2 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, ये टी टू पावर माइनस 2 आया, विच इज 1 बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाई डी स्क्वायर। क्या सही है ये? डी से लेकर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी स्क्वायर था, क्या क्लैरिटी है ये? तो ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2 पाई के सिग्मा डी माइनस 2 माइनस पाई के सिग्मा डी, ध्यान से देखें, माइनस पाई के सिग्मा डी 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है? टी टू द पावर माइनस 3 डी टी माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बाई माइनस 2, सर प्लस होगा कहाँ पे? जस्ट अ मोमेंट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ देवेश बोलो, देवेश बोलो। सर वो माइनस डी स्क्वायर आएगा। कहाँ पे? सर वो ऊपर वाली स्टेप में माइनस 1 बाई डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया। हाँ यार, तो ये प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 बाई डी स्क्वायर आएगा क्या? हाँ भी ठीक है ना? हाँ सही है, इसीलिए वो माइनस माइनस कट जाएगा। सो ये अभी माइनस हटा दे सकते हो तुम, तो पाई के सिग्मा डी और ये वाला जो पार्ट बचेगा, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, अदर्स पुट हो गया शायद। पाई के सिग्मा डी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिनोमिनेटर में देख ले, डिनोमिनेटर में आएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ध्यान से देखो, और ये आ जाएगी डी स्क्वायर, हाँ डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया था मैंने ऑलरेडी। तो आपका जो आंसर आएगा पाई के सिग्मा स्क्वायर डी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर आया तो डी डी कट जाएगा, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा एक बार बोल दो, फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा बोल दो एक बार। पाई के सिग्मा डी, डी डी कैंसिल कर दो, डी नीचे रख दो, पाई के सिग्मा डी नीचे आ गया, और आर स्क्वायर, इज दिस योर इलेक्ट्रिक फील्ड? आ रहा है सबका? गड़बड़ तो नहीं किया देख लो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत बार क्या करते हैं यहाँ पे, ये देख, ये पाई और ये आर स्क्वायर को एक साथ लिंकअप कर देते हैं, और पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल इंटू सिग्मा करेगा तो इज इट द टोटल चार्ज। तो आपका फाइनली कभी कभी आंसर इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, के क्यू, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी। क्या सही है? क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो अनम्यूट है उसमें को म्यूट करें प्लीज। हरी जी कराड़ म्यूट करें। ओके, क्या क्लियर है ये? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? तो आपकी फाइनल आंसर आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी नीचे, ठीक है? अब ये क्यू कैसे आया, क्या ये समझ में आया? हमने सिग्मा क्या लिया था? सिग्मा लिया था हमने, याद करो अगर आपको याद होगा, सिग्मा वाज इक्वल टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर।
Q by pi r square is equal to sigma, तो pi r square into sigma is equal to Q, तो Q डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया। क्या क्लैरिटी यही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये आपका किसके कारण आया? ये आपका आया डिस्क के कारण। ठीक है, which is made up of multiple rings, और वो आया KQ by r square plus d square into d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So this is what you got as the electric field, और इसकी भी डायरेक्शन जो है, जो आपने रिंग के लिए ली थी वैसी ही होगी, along the axis ही होने वाली है ये। ठीक है, इसका कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, along the axis ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब एक और सवाल मैं आपको देता हूं, try it out yourself, I'm giving it as a homework problem। मान लो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल एक हेमिस्फेरिकल हमारे पास इस टाइप का एक हॉलो मतलब स्फीयर या हॉलो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल डिस्क है, हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर है एक हॉलो, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे। अब ये डिस्क है, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या डिफाइन होगा? हॉलो डिस्क है, यहाँ पे लैम्डा डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा, या रो डिफाइन होगा? एवरीवन, आप सब सेंटर मास कर चुके हो, बता सकते हो क्या डिफाइन होगा यहाँ? अरे कुछ तो बोलो भाई, यू कैन नॉट बी सो क्वाइट, है ना? आप सीख रहे हो, आपको आंसर देना पड़ेगा भाई। तुम कोई क्या क्लास 11th के बच्चे हो क्या कि वेक्टर पढ़ाते बैठो 10 दिन 15 दिन? तुम लोग सब अभी मास्टर हो चुके हो वो सब चीजों में। सिग्मा, वेरी गुड। अब सुन ध्यान से, सिग्मा डिफाइंड है यहाँ पे, और सिग्मा क्या बोलेगा तू? तो सिग्मा, यू कैन से सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अगर Q है, Q अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। अगर ये टोटल स्फीयर होता तो 4 पाई r स्क्वायर होता, तो ये 2 पाई r स्क्वायर है। तो अभी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे? मैं सिर्फ हिंट दूंगा, कैसे निकालोगे तुम्हें करना है। ये मान लो इसका एक्सिस है, तुम्हें करना है, तुम्हें बताना है। मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ। बोलो बोलो कैसे करोगे? बोलो भाइयों, एलिमेंट कैसे लोगे? क्या एक्स पे जाके, तो थीटा पे जाके डी थीटा एक एलिमेंट ले लोगे, और फिर मैंने आपको बताया था वो जोधा अकबर स्टाइल, जोधा अकबर स्टाइल में घूम जाना है आपको। तो आपको ऐसा एक रिंग मिलेगा, यस और नो, और वो रिंग का आपको निकालना है एरिया, और उसमें कितना चार्ज है वो निकालना है। अगर आप लॉजिकली देखोगे, जो रिंग आप निकालोगे उसमें कितना चार्ज है वो आपको निकालना है। उसके बाद अगर आपको दिख रहा होगा, इस रिंग के एक्सिस पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो मैंने रिंग यहाँ पे दिखाई है आपको। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक हॉलो रिंग है, ठीक है, जो पीछे की तरफ भी गया हुआ। तो इस रिंग से कितनी दूरी पे मुझे निकालनी है, कोई होनहार बता सकता है? r sin थीटा दूरी पे, यस और नो? ये जो d है, ये d कितना है? ये d कितना है ये रिंग के लिए? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये r sin थीटा है, अच्छे से डायग्राम देखो। और इस जो रिंग की रेडियस है, क्या वो r cos थीटा है? क्या आपको चमक रहा है? अब आपको रिंग के केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग द एक्सिस होती है सर। तो क्या आप एक रिंग का निकालोगे और सिमिलरली बाकी सभी रिंग का इंटीग्रेशन करके निकाल लोगे? क्या कर सकते हो इसे आप? ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, अच्छा सवाल है, ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? ठीक है, ठीक है गाइस। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। नाउ लिसन टू मी, प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर टुमारोज टेस्ट। आज ही तैयारी जो किया होगा वो कल बुरी तरीके से